हल्का सा एक और शेयर करते हैं कि हमारी इसमें मेथडोलॉजी क्या है। ये हमारे कुछ प्रोफेसर हज़रात अटैच हुए हैं हमारे साथ, जिनकी मदद से हमने ये बनाई है। बाहर जो काम करते हैं एडवांस वर्ड के अंदर, तो उसकी रोशनी में हम अप लर्निंग मेथडोलॉजी बनाने में कामयाब हुए हैं। इसको हमने इनकॉर्पोरेट भी किया है वर्कशॉप्स के अंदर, और सो फार इसके नताइज भी मुनासिब आए हैं। तो इसका टेक्स्ट मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि IRP ऑफर्स वेरी यूनिक एंड इनोवेटिव लर्निंग मेथडोलॉजी टू द पार्टिसिपेंट्स। ये एक मार्केटिंग का टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है ज़्यादा। तो द मेथडोलॉजी नेम्ड एज अप लर्निंग प्रोवाइड्स ग्रेजुअल अपग्रेडेशन टू द पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च मेथड्स. The scheme of methodology leads the participant through research learning at entry, mid and exit level of the workshop and includes. ये अप लर्निंग मेथडोलॉजी है UPP। तो इससे बनता है अंडरस्टैंड द चैलेंज, परफॉर्म द चैलेंज, प्लान द चैलेंज। अब अंडरस्टैंड द चैलेंज इज अ बेसिक लेवल है ट्रेनिंग, जिसमें इट्स एन एंट्री लेवल बेसिक पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, हेल्प्स पार्टिसिपेंट्स टू अंडरस्टैंड बेसिक चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ द सब्जेक्ट। तो पहले हम ये महसूस कर रहे थे कि ट्रेनर जो है वो आके लोगों को पढ़ाने लग जाता है, उस एजेंडे का जो चैलेंज होता है उसके ऊपर कोई एग्रीड अपॉन मैसेज डेवलप नहीं होता। तो ओवर द पीरियड भी हमने ये सीखा, और हमारे जो एडवाइज़र्स हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें सिखाया कि सबसे पहले एक चैलेंज लेवल सेट कर लेना चाहिए। और ये हम इसी में करते हैं कि पहले सबसे हम ये देखते हैं कि हमारा इस एरिया में चैलेंजेस क्या हैं, उसके ऊपर फिर फर्दर बात बनती है। तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा रेज करते हैं वो परफॉर्म द चैलेंज पे है। इट्स अ मिड लेवल प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स इन एक्सरसाइजिंग लर्न कंसेप्ट फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। तो इसमें वो जो चैलेंजेस ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे वर्कशॉप के अंदर डिस्कस किए होंगे, वही वो चैलेंजेस हैं जिन्हें अब इस बात पर आपका ध्यान मुबज़्ज़ल कराया जाएगा कि भाई उन चैलेंजेस से निपटना कैसे है। तो उन चैलेंजेस को रियल लाइफ में कैसे मीट करना है, उनसे नबर्द-मज़मा कैसे होना है, ये हमारा इस एरिए का पार्ट होगा। फिर प्लान द चैलेंज है। इट्स एन एग्जिट लेवल प्लानिंग पार्ट ऑफ द वर्कशॉप, help participant to relate their life context with learning outcome and plan future course of action. ये कंसेप्ट हमने लिटरेचर ही से लिया है। ये यूके के एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक मॉडल बनाया है रिसर्चर डेवलपमेंट का, जिसमें वो रिसर्चर को उसके कंटेक्स्ट के साथ रिलेट करके डेवलप करने की कोशिश करती हैं। तो हमारी उनके साथ थोड़ी सी बात हुई है आगे। हमारे एक टीम मेंबर वहाँ PhD भी कर रहे हैं इसी में, तो वहाँ से हमने ये कंसेप्ट लिया है कि जो रिसर्चर है वो किसी भी एरिया के अंदर काम करे तो उसे अपने कंटेक्स्ट, अपने एनवायरनमेंट, अपनी अवेलेबल स्ट्रेंथ, स्किल्स के साथ काम करना होता है। तो उसका भी वो भी डिस्कस होना चाहिए, उसे भी एनालिसिस होना चाहिए कि बंदे की स्किल सेट क्या है और उसके लिए एकेडमिक राइटिंग चैलेंज क्या है। अब एक बंदा अगर बहुत अच्छा राइट कर लेता है, फ्लो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसका आइडियाज़ का फ्लो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे एक सर्टन लेवल प्लान करना होगा राइटिंग के अंदर। और एक बंदे के पास अगर आइडियाज़ का फ्लो फ्रीक्वेंट नहीं है और वो बंदा बहुत अच्छा फ्लो में तरतीब नहीं देता आइडियाज़ को, तो उसे फिर इसे ये उसका एक कह लें डिसेबिलिटी कहें या उसका बोटलनेक्स कहें, तो फिर उसे अपना चैलेंज भी उसी लेवल का प्लान करना चाहिए जिस लेवल की उसकी स्ट्रेंथ है। कहीं ऐसा ना हो कि वो चैलेंज बहुत बड़ा प्लान करे, स्ट्रेंथ उसे कोरिस्पॉन्ड ना करे और उसका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाए, क्योंकि सारी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती, सारी प्रॉब्लम्स कवर नहीं होती। तो अब इसमें हम हेल्प करेंगे ट्रेनर को कि वो ये जाने कि वो किस लेवल के चैलेंज को प्लान कर सकता है, और बकिया जो उससे अपर लेवल का चैलेंज है उस पर उसको सपोर्ट लेनी चाहिए। जैसे अगर वो लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी ग्रामेटिकल एरियाज हैं, उसकी प्रपोजिशंस हैं, उसके सेंटेंसेस का एरिया है, फॉर्मेशन का, अगर एक बंदा गुड नहीं है ग्रामर के अंदर, तो वो सिंपल अपनी रिसर्च कंसेप्ट राइट करे और लैंग्वेज किसी और से दुरुस्त करवा ले। तो दिस इज व्हाट वी मीन इन दिस एरिया कि you must know what level of challenge you want to face in your academic writing and outsource upper level of challenge to the other experts and don't go into no-go area. तो आपका जो स्ट्रेंथ वाला एरिया है उसी में मास्टरी डेवलप करें। तो यूँ फिर हम प्लान करेंगे कि हमें क्या राइटिंग में चैलेंज लेना चाहिए, और ये हम कंटेक्स्ट के साथ रिसर्चर के अटैच करेंगे इस वर्कशॉप के दौरान इसको।
तो ये हमारी आप लर्निंग मेथडोलॉजी है जो हमारे प्रोफेसर हजरात ने बनाई है, इसे हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम इसे टेस्ट भी कर रहे हैं और होपफुली हम इसे एक अच्छा बना जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। ये इसका एक ग्राफिक्स है जी, ये बिल्कुल आपसे प्रॉमिस नहीं है कि वर्कशॉप के बाद आप इसी तरह उड़ने लग जाएंगे, लेकिन दिस इज जस्ट अ व्यू हाउ वर्कशॉप वर्क्स टू लेट यू ग्रो। तो हमारा एंट्री लेवल है जिसमें चैलेंजेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे, मिड लेवल में हम चैलेंजेस को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उन्हें देखेंगे कैसे हल होता है, एग्जिट लेवल पे हम चैलेंजेस को प्लान करेंगे और फिर आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन रिसर्च जो है वो बन जाएगा। तो चूँकि हम सिर्फ एकेडमिक राइटिंग में बात कर रहे होंगे तो एकेडमिक राइटिंग में हम जान रहे होंगे कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रिसर्च में क्या है। तो जैसे कुछ लोगों की सर्टन स्किल्स होती हैं, कुछ लोगों की सर्टन स्किल्स होती हैं। आप रिसर्च में आपको बहुत सारी स्किल चाहिए होती हैं, और अगर आप पार्टनरशिप कर लें रिसर्च के अंदर तो जिन एरिया में आप स्ट्रांग है उनमें आप काम कर लें, जिनमें आपका पार्टनर स्ट्रांग है और पार्टनर काम कर लें, तो वी कैन हैव अ वेरी गुड रिसर्च आउटपुट। और अगर हम ना करें ये और हम सारी स्किल खुद डेवलप करके रिसर्च करने की कोशिश करें, इसमें हम गुड राइटर और गुड पर्सन हैविंग कंसेप्चुलाइजेशन स्किल, गुड स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट, गुड क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, और फिर सारी चीज़ें हम खुद गुड करेंगे तो गुड कुछ नहीं होगा। तो हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अपना बड़ा अच्छा डिज़ाइन करना होगा और वो कोलैबोरेटिव किस्म का डिज़ाइन करना होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी लर्न इन वर्कशॉप कि हमने कैसे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो अपना तरतीब देना है। और आई एम श्योर यू पीपल हैव मच नॉलेज एंड स्किल्स अबाउट इट, और दिस इज़ द वे वी ग्रो कि जब हम अपने रिफ़्रेश करते हैं, चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरों की तरफ, तो देन वी ग्रेजुअली ग्रो अपवर्ड। तो दिस इज़ द वे वी विल ग्रो इंशाल्लाह इन एकेडमिक राइटिंग। अब इसके बाद तस्वीर थोड़ी सी दूसरी तरह की है। जैसे वो इकबाल कहते हैं कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। तो अब कुछ हिजाब उठने वाली सी बात है। तो ये जो स्टेटिस्टिक्स इसमें दिए गए हैं, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और एंड आई सी देम डेली एंड आई डेवलप सच स्टेटिस्टिक्स ऑन डेली बेसिस, जिससे मुझे एक चैलेंज भी मिलता है और दैट्स इट इंक्रीजेज माई पैशन, इट इंक्रीजेज माई वर्क हार्ड वर्क, इट रियली गिव्स मी अ स्लीपलेस नाइट्स रादर। तो इसमें अगर आप देखिए तो इट्स एन कंपेटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उनकी वेबसाइट पे इसका एनालाइजर भी है, यू पीपल कैन प्रोड्यूस इट इजीली। तो अगर इसको आप देखिए तो पाकिस्तान स्टैंड्स एट 123rd, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो सिंगापुर स्टैंड्स एट 3rd। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ लिया था गलती से कि 80s की दहाई में हमारा जो कराची शहर है और जो सिंगापुर है, दे वर इक्वल इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, इकोनॉमी, परसेप्शन, सोसाइटी। तो चाहे सिंगापुर और कराची को एक दूसरे के करीब करीब मिसाल ही समझा जाता था मुकाबले में। अब आप देखिए कि वो 3rd मुल्क है दुनिया में, बेहतरीन तीसरा मुल्क, और हम 123वां मुल्क हैं, और आउट ऑफ 139 मतलब हमसे ऊपर मुल्क ये 22 के करीब बनते हैं, सारे 22 बनते हैं, कितने बनते हैं, 16 मुल्क हमसे ऊपर बनते हैं। 139 है और हम 123 पे खड़े हैं। 16 मुल्कों के बाद हमारी बारी है, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में हम देखें कहाँ खड़े हैं। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो हमारी आप भले इसको माने भले ना माने, हम इसको 5 पे भी डिवाइड कर लें, बहरहाल ये बात वाकई है कि ये जो मुल्क हैं वो हमसे आगे हैं। मलेशिया को आप देखिए, वो 26 नंबर पे है। हम जानते हैं कि जो हमारी सूरत हाल इस वक्त कंट्री के 70s में वही मलेशिया यही था। इंडोनेशिया 44th पे है, इंडिया 51 पे है, तुर्की 61 पे। हम उन कंट्रीज़ को छोड़े अगर यहीं को हम देखें, तुर्की देखें, इंडोनेशिया देखें, मलेशिया देखें, तो इट्स चैलेंज फॉर अस कि हम दुनिया की जो बैनुल-अक़वामी मुल्की मदार है उसमें हम बहुत नीचे हैं और हम बहुत पीछे हैं। तो ये कंपेटिटिव इंडेक्स हमारे लिए एक चैलेंज भी है और एक लेसन भी है। इसे भी आप देखिए, इसके ऊपर अपने पॉइंट्स भी रेज़ कीजिए, अपनी चीज़ें की भी इसके ऊपर देखिए। तो अब ये एक नेक्स्ट लेवल चैलेंज है
हमारे लिए। अब अगर आप देखें तो इसमें R&D रैंकिंग है और फाइव कंट्री की R&D रैंकिंग है। अब ये मैं आपके लिए चैलेंज प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि सोन आफ्टर 2 to 3 or 5 minutes वी विल बी हैविंग इंटरेक्शंस एंड गपशप। तो आप ये ज़रा देखिए कि इसमें यूटिलिटी ऑफ पेटेंट्स पर मिलियन पॉपुलेशन है। होपफुली इट्स क्वाइट रीडेबल एंड क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, जो कि टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप इन सारी आइटम्स को ज़रा पढ़िए और फिर पाकिस्तान को देखिए। ये जो है वन इज़ द बेस्ट वन, जो कि इसमें हमें तो USA इज़ क्लोजर टू वन, और एज वी आर फार फ्रॉम वन, तो वो सिचुएशन जो है वो ख़राब है। तो इसको हल्का सा आप देखिए, तो हम 2-3 मिनट के बाद दोबारा इसके ऊपर गपशप लगाते हैं। आई वांट यू टू थिंक ऑन इट कि भाई ये हम कहाँ खड़े हैं और फिर इसका एकेडमिक राइटिंग से क्या रिलेशन बनता है।